हेलो फ्रेंड्स, आज हमने करना है रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, एंट्रोपी चेंज इन किस में किया था, रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। वहाँ पे हमने फेज क्या रखा था, सेम रखा था। आज हमने फेज चेंज करना है। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मीन्स हमने काफ़ी दिन हो गए, ओके 4 to 5 डेज़ हो गए वीडियो नहीं डाली कोई मैंने। ओके, उसके लिए सॉरी, बिकॉज मैं काफ़ी बिजी थी इन 3-4 दिनों में। ओके, सो इसलिए वीडियो नहीं डाली गई, बट आज से वीडियो रेगुलर होगी। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। ओके, सो लाइक ज़रूर किया करो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तभी लाइक करो, वरना मत करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगता है फिर ज़रूर किया करो। ओके, सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। आज हमने क्या करना है, फेज ट्रांसफॉर्म करके देखना है। लास्ट वीडियो में हमने फेज ट्रांसफॉर्म नहीं किया था, तब हमारे पास 3 फॉर्मूलाज आए थे। ओके, कौन कौन से थे, जो आपके पास ds था, ओके वो टी की टर्म्स में, टी की टर्म्स में, पी की टर्म्स में 3 फॉर्मूलाज आए थे ना हमारे पास। वो क्या क्या थे, अगर हम देखें तब हमारे पास जो ds था इन टर्म्स ऑफ टी एंड वी, वो क्या था आपके पास, NCV लॉन T2/T1 प्लस NR लॉन V2/V1। ओके, एंड TP की टर्म्स में क्या था, DS इज इक्वल टू NCP लॉन T2/T1 माइनस NR लॉन V2/V1। ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, मीन्स मेथड आपको पता होना चाहिए, याद कैसे रखना है। ओके, PV की टर्म्स में अगर हम DS देखें तो क्या था, NCP लॉन V2/V1 प्लस NCV लॉन P2/P1। ये तीनों फॉर्मूलाज हमने किए थे। ओके, बट ये किस में थे, जब हम फेज चेंज नहीं करते थे, जब हम सॉलिड से सॉलिड ही जाते थे, लिक्विड से लिक्विड एंड गैस से गैस। ओके, फेज चेंज नहीं किया था, बट आज हम फेज चेंज करेंगे। ओके, सो फेज चेंज के लिए देखो, आप सॉलिड से लिक्विड जा सकते हो, लिक्विड से वेपर जा सकते हो, वेपर से सॉलिड कैसे भी जा सकते हो। मीन्स आपने क्या करना है, फेज चेंज करना है। ओके, आज हम रिवर्सिबल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इरिवर्सिबल करेंगे। ओके, सो रिवर्सिबल में देखो क्या होता है कि हमें पता ही है हमने क्या करना है, फेज चेंज करना है। फेज क्या होगा, चेंज होगा, फेज चेंज होगा। सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे, लिक्विड से वेपर में जाएंगे, फेज तो चेंज होगा, बट जो आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर है, जो आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर है वो सेम रहेगा। टेम्परेचर एंड प्रेशर ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन सेम रहेगा। जो भी आपका सॉलिड में टेम्परेचर होगा वही आपका लिक्विड में टेम्परेचर होना चाहिए, तभी वो प्रोसेस क्या होगी, रिवर्सिबल होगी। ओके, ये हम केस देख रहे हैं रिवर्सिबल के लिए। रिवर्सिबल के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, आपके पास फेज चेंज होगा क्योंकि हम पढ़े फेज चेंज के लिए रहे हैं, बट टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जो वॉल्यूम है, ऑब्वियसली वॉल्यूम तो क्या होगा, चेंज ही होगा ना। जब हम सॉलिड से लिक्विड जाएंगे या फिर लिक्विड से वेपर जाएंगे तो आपका जो वॉल्यूम है वो तो चेंज ही होगा। सो हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम चेंज हो सकता है, बट टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ओके, अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम तो रहेंगे, क्या हमेशा ही अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है, क्या हमेशा ही वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, नहीं। अगर आपके पास टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम भी हैं थ्रू आउट द प्रोसेस, तो आप ये डेफिनेटली नहीं कह सकते, ये आप कंफर्मली नहीं कह सकते कि जो आपके पास प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है, वो इरिवर्सिबल भी हो सकती है। वो अब किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो आपने टेम्परेचर एंड प्रेशर लिखा हुआ है वो एक दूसरे को कोरिस्पॉन्ड करते हैं कि नहीं करते, उसका मीनिंग क्या है। यस, अब हम लिख रहे हैं कि T मस्ट कॉरस्पॉन्ड टू P, T मस्ट कॉरस्पॉन्ड टू P, T को P के साथ कॉरस्पॉन्ड करना होगा और वाइस वर्सा। और हम कह सकते हैं कि P को T के साथ कॉरस्पॉन्ड करना होगा। इसका मीनिंग क्या है, कॉरस्पॉन्ड मीन्स T का P के साथ कॉरस्पॉन्ड, क्या इसका मीनिंग क्या है कि देखो, अगर आपको पता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, ओके स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए जो आपके पास, हम वाटर की एग्जांपल लेके चलते हैं, हमने वाटर को सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है। ओके, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है, या फिर आप बोल सकते हो लिक्विड से वेपर में चेंज करना है। अगर हम लिक्विड से वेपर में चेंज कर रहे हैं तो हमें पता है जो आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, सपोज हम वाटर को लिक्विड स्टेट से वाटर को वेपर स्टेट में लेके जा रहे हैं। ओके, जो इसका टेम्परेचर है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, इसका भी कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। बिकॉज हमने क्या करना है, टेम्परेचर सेम रखना है, टेम्परेचर सेम रखना है। जो आपके पास फेज है वो चेंज हो सकता है, और जो प्रेशर है, प्रेशर भी हमने क्या रखना है, सेम रखना है, बट T कॉरस्पॉन्ड टू P होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमें पता है कि जो आपका वाटर है वो बॉयल होता है, मीन्स जो आपका वाटर है वो वेपर स्टेट में कब चेंज होता है, एक तो 100 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर होना चाहिए, एंड प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ओके, सो आप लिख सकते हो यहाँ पे अगर 1 एटमॉस्फेयर होगा एंड यहाँ पे अगर 1 एटमॉस्फेयर होगा, मीन्स प्रेशर तो सेम है बट वही होना चाहिए जो आपके पास टेम्परेचर को कॉरस्पॉन्ड करे। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो आपके पास जो प्रेशर है वो भी 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, तभी आपके पास जो प्रोसेस है वो क्या होगी, रिवर्सिबल होगी। ओके, ये सेम तो हैं,
सेम तो है, 1 एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर, 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस, बट ये आपस में कोरिस्पॉन्ड भी होने चाहिए। हमें पता है कि वाटर कब बॉयल होता है, कब ये वेपर स्टेट में चेंज होता है, जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो। अगर यहाँ पे 2 एटमॉस्फेयर आ गया, सपोज आपने लिख दिया वाटर हम लिक्विड से वाटर हम वेपर में जा रहे हैं, ओके। जो आपके पास टेम्परेचर है वो तो 100 डिग्री सेल्सियस ही है, जो टेम्परेचर है वो तो 100 डिग्री सेल्सियस ही है, बट जो आपने प्रेशर लिया है वो आपने 2 एटमॉस्फेयर ले लिया। अब प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर आ गया। अब देखो जो प्रेशर है वो सेम रह रहा है, टेम्परेचर सेम रह रहा है, जो आपका फेज है वो चेंज हो रहा है। ये दोनों कंडीशंस तो फुलफिल हो रही हैं कि जो टेम्परेचर एंड प्रेशर है वो सेम रह रहे हैं, बट क्या आपका जो टेम्परेचर है वो प्रेशर के कोरिस्पॉन्डिंग है? क्या आपका प्रेशर टेम्परेचर के कोरिस्पॉन्डिंग है? नहीं है, क्योंकि आपके पास जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो तो सही है 100 डिग्री सेल्सियस, बट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन प्रेशर क्या होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? 2 एटमॉस्फेयर। सो ये कौन सी प्रोसेस है? ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आपने अकेला यही नहीं देखना कि टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है तो ये रिवर्सिबल हो गया, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है थ्रू आउट द प्रोसेस तो आपकी वो प्रोसेस रिवर्सिबल होगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ओके। सो रिवर्सिबल होने के लिए क्या है? टी जो टेम्परेचर है वो प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए, ओके। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन जो भी आप लेते हो वही प्रेशर होना चाहिए, वही टेम्परेचर होना चाहिए, ओके। वो प्रोसेस होती है रिवर्सिबल। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो आपकी जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी? इरिवर्सिबल, ओके। हम आज रिवर्सिबल को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इरिवर्सिबल को डिस्कस करेंगे, ओके। सो अब देखो, अब हमने करना क्या है। अब देखो जैसे आपने प्रेशर तो सेम रख लिया, वाटर लिक्विड से हम वाटर वेपर में जा रहे हैं, ओके। प्रेशर तो आपने 1 एटमॉस्फेयर लिख लिया, यहाँ पे भी आपने 1 एटमॉस्फेयर लिख लिया, बट यहाँ पे आपने क्या लिखा? सपोज 70 डिग्री सेल्सियस लिख लिया। तो ये क्या है? ये तो टेम्परेचर भी सेम है थ्रू आउट द प्रोसेस, प्रेशर भी सेम है थ्रू आउट द प्रोसेस, बट ये इरिवर्सिबल है। ये इरिवर्सिबल है क्योंकि आपका जो टेम्परेचर है वो प्रेशर के कोरिस्पॉन्डिंग नहीं है। टेम्परेचर क्या होना चाहिए यहाँ पे? यस, टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ओके। अगर आप बात कर रहे हो, अगर हम वाटर सॉलिड से वाटर लिक्विड में जा रहे हैं, अगर हम वाटर सॉलिड से वाटर लिक्विड में जा रहे हैं तो क्या होगा? क्या जो आपका टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? यस, जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये हमें पता है। और जो प्रेशर है वो कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। ये कौन सी प्रोसेस होगी? रिवर्सिबल। बट अगर आपने यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर की जगह 2 एटमॉस्फेयर लिख लिया या फिर कोई भी प्रेशर लिख लिया, बट वो प्रेशर सेम है, तो भी ये प्रोसेस क्या बन जाएगी? इरिवर्सिबल बन जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर एंड प्रेशर आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं होंगे, ओके। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट के जरिए बता दो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ओके। नेक्स्ट देखो, अगर हम मेल्टिंग की बात कर रहे हैं, ओके, अगर हम सपोज मेल्टिंग की बात कर रहे हैं पहले, तो मेल्टिंग में क्या होगा? जो आपका सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होगा, जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होगा ना। सो अब देखो, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए हम क्या हीट देते हैं, जिसको हमने डेल्टा HM बोल दिया, ओके। जो मेल्टिंग के लिए हीट रिक्वायर्ड है, जितना इंथैल्पी में चेंज आएगा उसको हमने डेल्टा HM बोल दिया। सॉलिड से हम लिक्विड में जा रहे हैं, ओके। सो अब देखो, सॉलिड से लिक्विड में जाने तक हमने डेल्टा HM हीट दी, तो आपके पास क्या हो जाएगा? जो डेल्टा S है वो किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा HM डिवाइडेड बाई T, ओके। डिवाइडेड बाई T ये क्या है? जो भी इसका टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर एंड इसका टेम्परेचर, वो टेम्परेचर कौन सा होगा? मेल्टिंग वाला टेम्परेचर होगा, जिस टेम्परेचर पे आपका सॉलिड मेल्ट होगा। सो हम डेल्टा S को लिख सकते हैं डेल्टा HM अपॉन TM इन केस ऑफ मेल्टिंग। अगर आप देख रहे हो इन केस ऑफ फ्रीजिंग, अगर आप फ्रीज कर रहे हो तो क्या होगा? लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर रहे हो, यहाँ पे आपने डेल्टा HM हीट दी थी, अब क्या होगा? आप डेल्टा HM जो हीट है वो क्या होगी? बाहर निकलेगी, डेल्टा HM हीट बाहर निकलेगी, तो आपके पास डेल्टा S क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा HM डिवाइडेड बाई TM। ये क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा HM, ओके। माइनस डेल्टा HM, यहाँ पे माइनस की साइन क्यों आया? क्योंकि जो हीट है वो बाहर निकल रही है, ओके। जो हीट है वो बाहर निकल रही है। सो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? डेल्टा S इज इक्वल टू माइनस डेल्टा HM डिवाइडेड बाई TM। अब देखो, ये जो भी मेल्टिंग है, फ्रीजिंग है, बॉइलिंग है, ओके। मेल्टिंग लिख लो, बॉइलिंग लिख लो, फ्रीजिंग लिख लो, कुछ भी लिख लो आप, सब्लिमेशन लिख लो, ओके। सारी ये जो प्रोसेसेस है ना, ये आप कौन सी प्रोसेसेस है आपके पास? फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्रोसेसेस हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है? जो आपके पास G है ना, G क्या होता है? यस, G क्या होता है आपके पास? गिव्स फ्री एनर्जी, ओके। ये G क्या है आपके पास? सेम रहता है। G क्या है? सेम रहता है। इसका मीनिंग क्या है कि जो आपके पास DG की वैल्यू होगी, DG, यस, DG की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी,
डी जी की वैल्यू क्या होगी 0। ओके, सो अब देखो जो हम प्रूव करते हैं, अभी प्रूव करेंगे कि डी जी की वैल्यू 0 क्यों होती है। ओके, सो जी सेम है, डी जी 0 है, बट अब आप देखो जो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव होगा जी का, जो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव होगा जी का, वो क्या होगा, हमेशा डिसकंटिन्यूस होगा। ओके, डिसकंटिन्यूस होगा, या फिर आप बोल सकते हो वो हमेशा चेंज होगा। जैसे आप डेरिवेटिव करो जी का विद रिस्पेक्ट टू टी, कर्ल जी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट पी, ये किसके इक्वल होता है, माइनस एस के। ये हमने किया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड स्क्वायर में किया हुआ है कि जी का टी एट कॉन्स्टेंट पी किसके इक्वल होता है, माइनस एस के, एंड जी का पी एट कॉन्स्टेंट टी किसके इक्वल होता है, जी का पी एट कॉन्स्टेंट टी किसके इक्वल होता है, वी के। ये आपने याद रखना है, जी का टी एट पी कॉन्स्टेंट किसके इक्वल होता है, माइनस एस के, जी का पी एट टी कॉन्स्टेंट किसके इक्वल होता है, वी के। ओके, तो आप बोल सकते हो कि जी तो सेम रहेगा, जी तो सेम रहेगा, पर जी का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हमेशा चेंज होगा, क्योंकि आप देख सकते हो एंट्रोपी भी चेंज होगी। जब आप फेस चेंज कर रहे हो, सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, लिक्विड से वेपर में जा रहे हो, तो एंट्रोपी चेंज होगी। लिक्विड की ज़्यादा होती है एंट्रोपी, वेपर की उससे भी ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा वेपर की, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की। ओके, एंड जो आपके पास वॉल्यूम है वो भी ऑब्वियसली चेंज हो रहा है। सो आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है जी का वो क्या होगा, चेंज होगा हमेशा। अब देखो जी क्या बोला मैंने, सेम बोला, ये जी सेम कैसे आ गया, ये जी सेम कैसे आ गया, डी जी किसके इक्वल होता है, यस डी जी किसके इक्वल होता है। अब हम हेल्प लेते हैं किसकी, बॉन्ड स्क्वायर की, एस पी वी टी एच जी ए यू, तो डी जी किसके इक्वल होगा, यस डी जी किसके इक्वल होगा, डी पी एंड डी टी, ये मैंने पहले करवा रखा है, वी डी पी माइनस एस डी टी, वी डी पी माइनस एस डी टी। अब देखो, अब ये जो आपके पास रिवर्सिबल फेस ट्रांसफॉर्मेशन होती है, रिवर्सिबल फेस ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर होती है। ये हमने देख लिया, रिवर्सिबल फेस ट्रांसफॉर्मेशन में जो प्रेशर एंड टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। सो आपके पास डी पी भी 0 है, डी टी भी 0 है, सो डी जी तो ऑब्वियसली 0 ही हो गया ना, 0 माइनस 0 तो 0 ही होता है, सो डी जी भी 0 हो गया। इसका मीनिंग क्या है कि जो आपके पास जी है वो क्या है, कांस्टेंट है, जी क्या है, कांस्टेंट। ओके, जी सेम रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस, जी सेम रहेगा, डी जी क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, जी का टी एट पी कॉन्स्टेंट किसके इक्वल होता है, माइनस एस के, जी का पी एट टी कॉन्स्टेंट किसके इक्वल होता है, वी के। अब देखो डी जी तो 0 आ गया, डी जी किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल, जी क्या है आपके पास, कांस्टेंट। अब आपके पास एंट्रोपी भी चेंज होगा, एंट्रोपी चेंज होगा, जो आपके पास एच की वैल्यू वो भी चेंज होगी, एच की वैल्यू भी चेंज होगी ना, क्योंकि एच किसके इक्वल होते हैं, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है। ओके, सो आपके पास डी एच किसके इक्वल आ गया, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। अब देखो पी तो कांस्टेंट है, पी तो कांस्टेंट है ना, अगर पी कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो गया, ये डी यू भी 0 है, क्योंकि हम आइसोथर्मल टेम्परेचर सेम रह रहे हैं। अगर टेम्परेचर सेम है, डी यू किसके इक्वल होता है, सी वी डी टी के इक्वल होता है। सो अगर टी 0 है, डी डी 0 है, तो डी यू भी 0 हो गया, ये बचा क्या, पी डी वी। अब ये वी 0 नहीं है, डी वी 0 नहीं है, डी वी चेंज हो रहा है। सो आप कह सकते हो कि डी एच है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर डी वी चेंज होगा तो ऑब्वियसली डी एच भी चेंज होगा ना। सो रिवर्सिबल फेस ट्रांसफॉर्मेशन में डी एच भी चेंज होता है, डी वी मीन्स एंथैल्पी चेंज होती है, वॉल्यूम चेंज होता है, सेम क्या कुछ रहता है, टेम्परेचर, प्रेशर, एंड आप बोल सकते हो जी की वैल्यू सेम रहती है। ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है कि जो रिवर्सिबल फेस ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, वो क्या होती है, आइसोथर्मल होती है एंड आइसोबारिक होती है। ओके, टेम्परेचर भी सेम रहता है एंड आपके पास प्रेशर भी सेम रहता है। अब देखो आपके पास क्या आ गया, हमने मेल्टिंग का केस कर लिया। अगर आप वेपराइजेशन का केस कर रहे हो, वेपराइजेशन का, सपोज हम लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं, लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं आप, तो आप क्या होगा, यहाँ पे आप हीट दोगे, कितनी दोगे, डेल्टा एच वी, वेपराइजेशन वाली इंथैल्पी दोगे, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो आपका जो डेल्टा एस है, डेल्टा एस किसके इक्वल आ गया, डेल्टा एच प्लस डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाई टी। ओके, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाई, यहाँ पे टी वी आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा एच वी आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा एस लिख लो, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी वी। यहाँ पे आप कुछ भी केस लिख सकते हो, कुछ भी केस लिख सकते हो। आप वेपर से लिक्विड में भी जा सकते हो, लिक्विड से वेपर में, सॉलिड से वेपर, वेपर से सॉलिड, कोई भी केस आ सकता है। बस आपने क्या देखना होगा कि वहाँ पे इंथैल्पी में कितना चेंज आ रहा है, कि हीट में कितना चेंज आ रहा है, डिवाइडेड बाय किस टेम्परेचर पे आप वो चेंज कर रहे हो। ओके, तो आप डेल्टा एस क्या लिख सकते हो, डेल्टा एस किसके इक्वल है, डेल्टा एस किसके इक्वल है, हीट चेंज ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, हीट चेंज ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एट विच ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, एट विच ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। जिस टेम्परेचर पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उससे हम डिवाइड कर देंगे, ऊपर क्या है, हीट चेंज के, उस ट्रांसफॉर्मेशन को करते करते हीट में कितना चेंज आया है। ओके, वो होता है आपके पास डेल्टा एस। अब देखो जो आपके पास डेल्टा जी होता है वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, डेल्टा जी तो क्या है, 0 है, डेल्टा जी 0 है। अब डेल्टा जी 0 है तो आपके पास डेल्टा एच किसके इक्वल आ गया, डेल्टा एच किसके इक्वल आ गया, टी डेल्टा एस के। सो मीन जो आपके पास डेल्टा एस है वो किसके इक्वल आ गया, डेल्टा एच डिवाइडेड बाई टी के।
ओके जो आपके पास डेल्टा एस है वो किसके इक्वल हो गया, डेल्टा एच डिवाइडेड बाई टी। और आप बोल सकते हो कि डेल्टा जी तो जीरो है, हमें पता है जो एंट्रोपी है वो तो चेंज हो ही रही है। सो अगर एंट्रोपी चेंज हो रही है तो डेल्टा एच भी चेंज हो गई, अगर एंट्रोपी चेंज हो रही है तो डेल्टा एच भी तो चेंज होगा ना, डेल्टा जी तो जीरो है। ओके सो अब हम देख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रूटन्स रूल। यस ट्रूटन्स रूल, आप कुछ भी बोल सकते हो, ट्रूटन कुछ भी बोल सकते हो, ट्रूटन्स रूल। ट्रूटन्स रूल क्या कहता है हमें, यस ट्रूटन्स रूल क्या कहता है कि अगर आपके लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है, अगर आपके लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है, यस अगर आपके लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेटर देन है 150 केल्विन से, और आपका लिक्विड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, लिक्विड डजंट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, तो जो आपके लिक्विड की हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन होगा, वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा एस वी किसके इक्वल होगा, 10.5 आर। ओके ये क्या है, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग वेपराइजेशन। ओके ये क्या है, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग वेपराइजेशन। ये डेल्टा एस वी है, आपने किसी भी केस में डेल्टा एस एम या फिर आपने किसी भी केस में डेल्टा एस बी कुछ भी नहीं लगाना, आपने क्या लगाना है, डेल्टा एस वी। वेपराइजेशन के केस में ही है ये, सिर्फ और सिर्फ वेपराइजेशन के केस में ये, प्लीज याद रखना, जो ट्रूटन रूल है वो सिर्फ और सिर्फ वेपराइजेशन के केस में ही लगता है। ओके जो डेल्टा एस वी है वो किसके इक्वल है, 10.5 आर। कंडीशंस क्या है आपके पास, जो आपके लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है वो किससे ज़्यादा होना चाहिए, बॉइलिंग टेम्परेचर किससे ज़्यादा होना चाहिए, 150 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए। जो आपके पास लिक्विड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, उसको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाना। ओके लिक्विड को, जैसे आप वाटर के एग्जाम्पल ले लो, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग टेम्परेचर है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, 373 केल्विन है, वो 150 से तो ज़्यादा है, ये कंडीशन तो फुलफिल होगी। बट वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। सो हम कह सकते हैं कि जो आपका वाटर है वहाँ पे आप ट्रूटन रूल नहीं लगा सकते। ओके कहाँ पे लगा सकते हो आप, बेंजीन पे लगा सकते हो, टोलुइन पे लगा सकते हो। ओके जो भी लिक्विड्स इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करती हैं आप वहाँ पे ट्रूटन रूल लगा सकते हो। आप वहाँ से डायरेक्ट ही निकाल सकते हो कि जो आपका डेल्टा एस है वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू 10.5 आर। ये क्या है, 5 है, और इसको ऐसे मत समझ लेना, ये 5 है, 10.5 आर। ओके सो अब हम कर रहे हैं जो भी हमने किया है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखो, आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी कब होता है। यस डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी कब होता है, हमने अभी देखा था कि ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आइसोथर्मल है। ओके ये क्या है, आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, डी टी जीरो होता है। सो आपके पास हमने देखा था डेल्टा एस किसके इक्वल आ गया था, डेल्टा एच अपॉन टी के। सो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन, IIT में गेट में आया हुआ है। नेक्स्ट देखो, ए फेज ट्रांजिशन प्रोसेस इज ऑलवेज, जो आपके पास फेज ट्रांजिशन होती है, ये हमने अभी किया है फेज ट्रांजिशन, वो क्या होती है, कौन सी प्रोसेस होती है, आइसोथर्मल होती है, आइसोबारिक होती है, आइसोकोरिक होती है, कौन सी प्रोसेस होती है, वो हमने देखा था DT जीरो होता है, DP जीरो होता है। सो मीन्स आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक होता है। सो मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये देखो जून 2017 में पूछा गया था नेट के पेपर में, कितना आसान क्वेश्चन है, 2 मिनट 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 2 मिनट बहुत दूर की बात है, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। ओके तो आपको याद रखना है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा प्रेशर एंड टेम्परेचर हमेशा सेम रहते हैं। फेज ट्रांसफॉर्मेशन में प्रेशर एंड टेम्परेचर हमेशा सेम रहते हैं। ओके ये फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया हुआ है आपको, इसमें दिया हुआ है, इसमें आपको PV डायग्राम दी हुई है। आपने बताना है इस PV डायग्राम को देख के कि आपकी जो प्रोसेस है वो 3 पाथ से हो रही है, पाथ 1, पाथ 2 एंड पाथ 3। ओके सो 3 पाथ से हो रही है आपकी प्रोसेस। आपने बताना है कि डेल्टा एस मीन्स एंट्रोपी का रिलेशन क्या है। ओके डेल्टा S1 ज़्यादा है या डेल्टा S2 ज़्यादा है या फिर तीनों के तीनों बराबर ही हैं, आपने ये केस बताना है। अब देखो अगर आप डेल्टा S की बात करो, फर्स्ट पाथ के लिए आपने A से B जाना है, यहाँ से लेके A से यहाँ B तक जाना है। ओके जो A पाथ है वो 2 में डिवाइड हो रहा है, वो पहले यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। जो B सेकेंड पाथ है वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे जा रहा है। थर्ड पाथ में क्या है, आप यहाँ से पहले यहाँ जाओगे फिर ऊपर जाओगे। ये टीफर में आया हुआ क्वेश्चन है, टीफर में। ओके टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में जो PhD के लिए होता है उसमें आया हुआ ये क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैसे करना है, जैसे हमने A से B जाना है। ओके सो A से B जाने के लिए जो आपके पास एंट्रोपी में चेंज है वो क्या होगा, डेल्टा S, वो किसके इक्वल होगा। अगर आप वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की टर्म्स में डेल्टा S निकाल रहे हो तो वो क्या होता है, हमें पता है NCV ln T2 upon T1 प्लस NR ln V2 upon V1। ओके सो यहाँ पे देखो NCV ln V2 upon V1, पहले हम ये देख रहे हैं ये वाला। ओके अकेला ये वाला देख रहे हैं, ln V2 upon V1 प्लस NR ln T2 upon T1 आएगा यहाँ पे, T2 upon T1 NR ln V2 upon V1 प्लस, अभी यहाँ से लेके यहाँ तक का देखो
यहाँ से लेके यहाँ तक का देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम तो सेम ही है, V2 ही यहाँ पे है, V2 ही यहाँ पे है। सो वॉल्यूम वाली टर्म तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो 1 बन जाएगा, वो 0 होता है। हम टेम्परेचर वाली टर्म लिख लेते हैं। टेम्परेचर वाली टर्म क्या आएगी, NCV ln T1/T2। यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर T1 है ना, ऊपर T2 है। सो ये आ गया आपके पास। अब देखो ये T2/T1 है, ये ऊपर क्या है T2/T1, ये क्या है T1/T2, ये तो कैंसिल हो गया। सो आपके पास आ क्या गया, NR ln V2/V1। जो नंबर ऑफ मोल्स से आपको गैस के वो 2 दिए हुए थे क्वेश्चन में। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि जो टीफर में क्वेश्चन आता है ना वो इतना लेंथी आता है, पढ़ने में ही आपके 5 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। इतना लेंथी क्वेश्चन होता है, उसमें होता कुछ नहीं है, उसमें होता कुछ नहीं है, सारी थ्योरी लिखी होती है। ओके, बट आपको बस वो समझ में आना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स 2 दिए हुए थे। ओके, ये आ गया आपके पास डेल्टा S1। अगर हम डेल्टा S2 की बात करें तो डेल्टा S2 इस पाथ के जरिए जो आप जा रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, V2 से V1, टेम्परेचर T1 सेम है। सो टेम्परेचर वाली टर्म हम नहीं लिखेंगे। आपके पास क्या आ जाएगा, NR ln V2/V1। अगर आप डेल्टा S3 निकालोगे वो आपके पास क्या आ जाएगा, पहले आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो तो आप अगर वॉल्यूम की टर्म्स में लिख रहे हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, NCV ln T3/T1 प्लस NR ln V2/V1 प्लस, अब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो वॉल्यूम तो सेम ही है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, T1/T3 NCV ln T1/T3। ये कैंसिल हो जाएगी टर्म, तो आपके पास क्या आ गया, सेम ही आ गया, NR ln V2/V1। मीन्स आपके पास जो एंट्रोपी है वो डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3 तीनों क्या है, सेम ही है। तो आपके पास डी क्या आ गया, ऑप्शन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, 1 mole of a substance is heated from 300 Kelvin to 400 Kelvin at constant pressure. The Cp of the substance is 5 plus 0.1 T। यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो आपके पास Cp है ना, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, वो भी आपको टेम्परेचर का फंक्शन दे दिया। पहले क्या है, हम जनरली क्या करते हैं, जो Cp की वैल्यू दी होती है कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही होती है, बट यहाँ पे Cp आपको टेम्परेचर का फंक्शन दे दिया। अब आपको बोला क्या है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर भी है, 300 से 400 केल्विन भी आप जा रहे हो। अब देखो आपने क्या निकालना है, एंट्रोपी में चेंज निकालना है। तो हमें पता है जो एंट्रोपी में चेंज होता है वो किसके इक्वल होता है, जो आप ये फॉर्मूला लिखते हो NCP ln T2/T1, ये फॉर्मूला लिखते हो, ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है, यस ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है, यहाँ पे हम P2/P1 लिखते हैं। ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है, ये फॉर्मूला तब वैलिड होता है ये आपका ये जो Cp है ना, ये जो Cp है वो क्या हो, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो। ये Cp टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो तब हम इंटीग्रेट कर देते हैं। बट अगर आपके पास जो Cp है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख देंगे, जो आपके पास होता है NCP dT/T, ओके, माइनस NR dP/P। ओके, अब देखो जो प्रेशर है वो तो आपको कांस्टेंट ही दिया हुआ है, सो dP की वैल्यू तो 0 ही है। आपके पास क्या बच गया, NCP dT/T। अब हमने जो इंटीग्रेशन करनी है वो भी हमने Cp को टेम्परेचर का फंक्शन इंक्लूड करके करनी है। सो आपके पास क्या हो जाएगा, DS इज इक्वल टू, जब आपने 1 मोल ही लिया है सो N की वैल्यू तो 1 ही होगी। अब देखो Cp dT/T जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या है, 5 प्लस 0.1 T, 5 डिवाइडेड बाई T प्लस 0.1 dt। इसको आपने इंटीग्रेट करना है। अब कर दो, क्या बन जाएगा, 5 ln T2/T1 आ जाएगा प्लस 0.1 T आएगा, वहाँ पे हम T2 माइनस T1 लिख देंगे। ओके, सो अब आप वैल्यूज पुट कर देना, वो आपके पास एंट्रोपी में चेंज आ जाएगा। ये आपने प्लीज़ वो फॉर्मूला नहीं लगाना जो आप लगा देते हो T2/T1 वाला, क्योंकि आपको यहाँ पे Cp भी टेम्परेचर का फंक्शन दिया हुआ है। आपने जब इंटीग्रेट करना है तब Cp को इंक्लूड करके करना है। ओके, इसके साथ का क्वेश्चन वैसे मैंने पहले भी करवाया हुआ है आपको। ओके, सो ये ध्यान में रखना होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस एट 273 केल्विन इज 6.01 किलोजूल पर मोल एंड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। आपका इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी दिया हुआ है, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी दिया हुआ है। आपने निकालना क्या है, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। मीन्स आपने सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो, लिक्विड से वेपर जा रहे हो, एंड एक बार आप डायरेक्ट सॉलिड से वेपर जा रहे हो। जब आप सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो तब आपके पास डेल्टा H दिया हुआ है, लिक्विड से वेपर जा रहे हो तब आपके पास डेल्टा H दिया हुआ है। तो आपने ये डेल्टा H निकालना है, ये डेल्टा H1 है, ये डेल्टा H2, आपने डेल्टा H3 निकालना है। सो डेल्टा H3 किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। ओके, ये देखो ये गेट 2014 में आया हुआ है, कितना आसान क्वेश्चन है। मीन्स आपको कुछ भी नहीं करना, आपने इन दोनों को ऐड ही करना है, 6.01 को एंड आपने 44.83, तो कुछ भी नहीं करना। आपको देख रहे हैं वो कि आपको समेशन आती है, आप ऐड कर सकते हो। आपको कंसेप्ट क्लियर है कि जो आपके पास हीट, जो आपका फ्यूजन की होती है प्लस वेपराइजेशन की होती है, उनका समित होता है जो आपके पास सब्लिमेशन की होती है। ओके, तो आपने कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड कर देना जो भी आपको दिया हुआ है। गेट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, यस वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दो। नेक्स्ट देखो, द चेंज इन इंथैल्पी व्हेन 3 मोल ऑफ लिक्विड बेंजीन
ट्रांसफॉर्म टू द वेपर स्टेट एट इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर इज। आपने बताना है कि आपने हीट ऑफ इंथैल्पी निकालनी है। ओके, इंथैल्पी में चेंज निकालना है, कितना इंथैल्पी में चेंज आ रहा है जब आप क्या कर रहे हो, लिक्विड बेंजीन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो किसमें, वेपर स्टेट में। ओके, अब देखो टूटन रूल क्या कहता है, टूटन रूल बेंजीन पे वैलिड है क्योंकि जो बेंजीन का बॉइलिंग टेम्परेचर वो कितना है 80 डिग्री सेल्सियस। जो बॉइलिंग टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस है, मीन्स 80 + 273 ये क्या होगा, केल्विन। ओके, 353 केल्विन। अब देखो जो आपको टीवी दिया हुआ है 353 केल्विन, जो आपके पास डेल्टा एस होती है, डेल्टा एस किसके इक्वल होता है, 10.5 आर, 10.5 आर की इक्वल होता है। एंड आपके पास डेल्टा एस किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच अपॉन टीबी के। सो आप यहाँ से डेल्टा एच निकाल सकते हो, क्या आ गया, डेल्टा एस इंटू टीबी। ओके, डेल्टा एच किसके इक्वल आ गया, डेल्टा एस इंटू टीबी। डेल्टा एस कितना है 10.5 आर एंड टीबी कितना है आपके पास 353। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, ये गेट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था। सो अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको दिया हुआ है, लार्ज डेविएशन फ्रॉम टूटन रूल इज ऑब्जर्व्ड फॉर द सिस्टम विच आर। ओके, आपने बताना है कि जो टूटन रूल से जो डेविएशन आती है, मीन्स टूटन रूल फॉलो नहीं होता, वो कहाँ पे नहीं होता, जिन सिस्टम्स में ज़्यादा डिसऑर्डर होता है, या फिर जिन सिस्टम में ज़्यादा ऑर्डर होता है, या फिर जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, या फिर जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। आपको जितना बताया गया है बस वैसे ही याद रखो कि जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो किससे ज़्यादा होना चाहिए, 150 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। मीन्स आपके पास जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। सो ये किसके लिए फेल हो जाता है, टूटन रूल किसके लिए फेल है, कि जिन सिस्टम्स का जो आपके पास बॉइलिंग टेम्परेचर है वो काफ़ी कम है, उसके लिए आपके पास जो टूटन रूल है वो फॉलो नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, when we increase the temperature of the solid, the amplitude of vibration increases, so the entropy increases। हमें पता ही है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ जो आपके पास क्या होता है, जो एम्पलीट्यूड होता है, जब हम सॉलिड का किसी भी सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका जो वाइब्रेशंस होती रहती हैं, वो जो वाइब्रेशन है उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। जब एम्पलीट्यूड फास्ट हो गया तो उसका मीनिंग क्या है कि जो किस में चेंज हो जाएगा, अगर सॉलिड को हम हीट करते जाएं वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अगर आप लिक्विड को हीट करते जाओगे वो वेपर में चेंज हो जाएगा। सो एंट्रोपी क्या होती रहेगी, चेंज होती जाएगी। मीन्स अगर आप जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज होगा तो जो एंट्रोपी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ये सही है स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जो इंक्रीज डिसऑर्डर है, ओके, जो डिसऑर्डर इंक्रीज होता है जब हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन करेंगे तो वो बैलेंस हो जाता है किसके साथ, कूलिंग ऑफ द गैस के साथ। अब देखो ये कैसे होता है, देखो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, वैसे तो ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हमेशा टेम्परेचर क्या है, गिरता है। हमने देखा हुआ है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर हमेशा गिरता है। अब देखो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, इसका मीनिंग क्या है, DQ 0 है, एडियाबैटिक है तो DQ 0 हो गया। अगर DQ 0 है तो DS 0 हो गया। ओके, रिवर्सिबल है, सो रिवर्सिबल के केस में तो DS = DQ/T होता है। सो क्या हो गया आपके पास, DS भी 0 हो गया। रिवर्सिबल के केस में DS DQ/T के इक्वल होता है, सो DS भी 0 हो गया। अगर DS 0 हो गया तो आपको पता ही है DS किसके इक्वल होता है, NCV ln T2/T1 + NR ln V2/V1। ये 0 के इक्वल हो गया, DS 0 के इक्वल, सो ये 0 के इक्वल हो गया। सो इसका मीनिंग क्या है कि NR ln V2/V1 = माइनस हम अंदर ले लेंगे, T1/T2 लिख देंगे, CV ln T1/T2। अब देखो आप सिस्टम को एक्सपैंड कर रहे हो, अगर एक्सपैंड कर रहे हो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही। मीन्स ये क्या होगा, >0 होगा। मीन्स ये चीज़ क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये चीज़ पॉजिटिव है तो ये चीज़ भी पॉजिटिव होगी। अगर ये चीज़ पॉजिटिव है, इसका मीन ये कब होगा, जब T1 > T2 होगा। ओके, जो इनिशियल टेम्परेचर है वो फाइनल टेम्परेचर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। मीन्स फाइनल टेम्परेचर गिर गया, सो गिर गया तो आपके पास क्या होगी, कूलिंग होगी। मीन्स जो डिसऑर्डरनेस आई थी आपके पास वो किसके साथ बैलेंस हो गया, वो कूलिंग के साथ बैलेंस हो गया। ओके, ये भी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखो 11th क्वेश्चन, आपको दिया हुआ है कि अगर आप इथीन को किस में चेंज कर रहे हो, पॉलीइथीन में चेंज कर रहे हो, तो उसमें जो एंट्रोपी का चेंज आता है, आपको दिया हुआ था ऑप्शंस में कि वो पॉजिटिव एंट्रोपी का चेंज आता है या फिर नेगेटिव एंट्रोपी का चेंज आता है। ओके, जब आप इथीन को पॉलीइथीन में चेंज करोगे तो जो आपके पास ये प्रोसेस होगी ये नेगेटिव चेंज इन एंट्रोपी करेगी, मीन्स एंट्रोपी कम हो जाएगी या फिर एंट्रोपी बढ़ जाएगी। अब देखो जो इथीन है, इथीन क्या है, आपके पास गैस है, इथीन तो गैस है, पॉलीइथीन क्या है, सॉलिड है। सो आप गैस से सॉलिड जा रहे हो तो जो एंट्रोपी है वो क्या होगी, कम होगी ना। सो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा कि इज अकम्पेन्ड बाय चेंज इन नेगेटिव एंट्रोपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको दिया हुआ है, ये भी स्टेटमेंट वाले ही हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तभी होंगे अगर कंसेप्ट क्लियर है। सो प्लीज़ कंसेप्ट पे फोकस करो, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स मीन्स मैंने ये क्वेश्चन सोल्व करना है, ये करना है, ये करना है, क्वेश्चन की बजाय आप ज़्यादा ना कंसेप्ट पे फोकस करो। अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गया क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करो, बट क्वेश्चंस करने से पहले क्या करो, आप कंसेप्ट की प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट मैक्सिमम समझो। ओके,
द एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल प्रोसेस इज जीरो, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज जीरो। हमने देख ही लिया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो आपके पास क्या होता है, ds होता है, एंट्रोपी चेंज होता है वो जीरो होता है, क्योंकि जो आपका रिवर्सिबल के लिए क्या होता है, ds इज इक्वल टू dq अपॉन t होता है। ओके बट हमने देखा था इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, मैंने पहले करवाया हुआ है कि जो ds है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा dq अपॉन t के। ओके सो हम ये नहीं बोल सकते कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों एडियाबैटिक के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी है वो जीरो होगा। रिवर्सिबल के लिए तो होगा बट इरिवर्सिबल के लिए नहीं होगा। सो आपके पास ये ऑप्शन क्या होगी, इनकरेक्ट। ओके ये देखो आपको दिया हुआ है कि जो G वर्सेस T ग्राफ है, G वर्सेस T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज जनरली नेगेटिव। यस जो G वर्सेस T टाइम जो आपके पास ग्राफ होगा वो क्या बताएगा, इसकी स्लोप ही बताएगा ग्राफ की। वो स्लोप क्या होगी, कर्ल G अपॉन कर्ल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इन्होंने दिया हुआ है, इज जनरली नेगेटिव। ये नेगेटिव होती है हमें पता ही है, क्योंकि ये माइनस एस के इक्वल होता है। ये चेंज होता है मीन्स चेंज होता है, तो ये क्या होता है, नेगेटिव स्लोप होती है। नेगेटिव स्लोप क्या होती है, माइनस एस, और स्लोप किसके इक्वल होती है, माइनस एस के इक्वल होती है। अब इन्होंने क्या बोला हुआ है कि ये जो स्लोप है, ये सबसे ज़्यादा होगी लिक्विड के लिए। लिक्विड के लिए स्लोप सबसे ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड वेपर। ये गलत हो गया। सॉलिड एंड वेपर का बोलते हैं जो स्लोप है वो सबसे कम होगा, एंड जो आपके पास लिक्विड का स्लोप है वो सबसे ज़्यादा होगा। ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि देखो स्लोप क्या है आपके पास, माइनस डेल्टा एस, ये जी है, ये टी है। जो स्लोप है वो क्या है, माइनस एस है। सो जो एंट्रोपी में चेंज होता है, एंट्रोपी में चेंज सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, वेपर स्टेट में होता है। वेपर स्टेट में जो आपके पास एस की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होती है, एंड जो आपके पास सॉलिड है वो सबसे कम होती है। वहाँ पे जो एस की वैल्यू है वो सबसे कम होती है ना, डेल्टा एस की वैल्यू वेपर स्टेट में सबसे ज़्यादा होती है। सो आप ये तो कह ही नहीं सकते, ये तो कभी भी नहीं कह सकते कि लिक्विड की मैक्सिमम होगी। लिक्विड तो हमेशा बीच में आएगा, सॉलिड एंड वेपर के लिक्विड तो हमेशा बीच में आएगा। ओके सो ये भी ऑप्शन क्या होगी आपके पास, इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको दिया हुआ है n atoms of an ideal gas are enclosed in a container of volume V. The volume of the container is changed to 4V while keeping the total energy constant. आपने total energy को constant रखा है, मीन्स जो U की वैल्यू है वो क्या है आपके पास, constant है। अगर U की वैल्यू constant है मीन्स du क्या है, जीरो है। अगर du जीरो है मीन्स dt क्या है, जीरो है। अगर dt जीरो है मीन्स T1 इज इक्वल टू T2 है। ओके सो आपको वॉल्यूम की टर्म्स में दिया हुआ है। वॉल्यूम की टर्म्स में आपके पास ds क्या होता है, NCV ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln V2 अपॉन V1। अब देखो जो T2 T1 है ये तो सेम ही है, ये तो हमारी टर्म कैंसिल होगी। जो ds है वो किसके इक्वल आ गया, NR ln V2 अपॉन V1। अब देखो इन्होंने बोला क्या हुआ है, चेंज इन एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ NKB ln 2, NKB ln 2, NKB ln 2 की टर्म्स में आपने बताना है एंट्रोपी चेंज क्या होगा। वेयर KB क्या है, KB क्या है आपके पास, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। KB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके सो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास KB होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, R अपॉन NA। ये NA क्या है, एवोगैड्रो नंबर। जो KB होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। KB इज इक्वल टू R अपॉन NA। ओके अगर आप नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास क्या आ गया, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड R डिवाइडेड बाय NA। ओके N कैपिटल N डिवाइड बाय NA, ये क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स NR। सो आप बोल सकते हो जो NKB है वो किसके इक्वल है, NR के। सो आप NR की जगह पे कैपिटल N इंटू KB भी लिख सकते हो। ओके ये क्या आ गया आपका ds। अब देखो ये जो V2 अपॉन V1 है, V2 कितना दिया हुआ है आपको, 4V1 दिया हुआ है। सो यहाँ पे आप 4V1 लिख सकते हो। 4V1 लिखोगे ये कैंसिल हो जाएगा। ओके 4 क्या है, 2⁻², हम 2 को आगे ले आए ln 2। अब आपने बताना क्या है, इन टर्म्स ऑफ NKB ln 2, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 2। ओके 2 ही तो आया है आगे, NKB ln 2 तो इन्होंने यूनिट्स ही बोला हुआ है कि NKB ln 2 की टर्म्स में बताइए कितना आंसर आएगा, कितना आएगा, 2 इंटू NKB ln 2। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रे। अब देखो द एंट्रोपी चेंज व्हेन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेयर इज। यस ये बिल्कुल आसान है, आपको क्या दे हुआ है, ds इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है। सो आप क्या यूज कर लोगे, NCP ln T2 अपॉन T1 माइनस NR ln P2 अपॉन P1। अब देखो प्रेशर तो आपने 1 एटमॉस्फेयर ही रखा हुआ है, सो ये तो जीरो ही हो गया, प्रेशर तो कांस्टेंट है। आपके पास क्या आ गया, NCP ln T2 अपॉन T1। N की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे आपके पास, यस
100 डिवाइडेड बाई 18 इंटू सी पी, यस वाटर का सी पी क्या होता है 4.184, लॉन T2 क्या है 75 डिवाइड बाई T1 क्या है 50, यस 75/50 लिख लोगे, नहीं लिखोगे, इसको आप केल्विन में चेंज करके लिखोगे। प्लीज़ आपने टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लिखना होता है, ये गलतियाँ बार बार मत कर देना कि टेम्परेचर आपने सेल्सियस में लिख लिया। जब आप dt देखते हो तब आप देख सकते हो, जब आप dt देख रहे हो तब आप लिख सकते हो सेल्सियस एंड केल्विन, क्योंकि बोथ आर सेम इन केस ऑफ dt। ओके हमने किया हुआ है, dt क्या है सेम ही होता है अगर आप सेल्सियस में देख रहे हो या फिर केल्विन में देख रहे हो, बट यहाँ पे तो आपने टेम्परेचर पुट करना है। ओके सो आप वैल्यूज पुट कर लेना और आपके पास आंसर आ जाएगा। मेनली मैंने क्या बताना था आपको, मेथड बताना होता है मैंने तो। ओके कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, MSc पास आउट हो, कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो। अब देखो द हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज इतना, द एंट्रोपी चेंज व्हेन 5 ग्राम ऑफ वाटर कंडेंस। आपने बताना है कि जब 5 ग्राम आपका वाटर कंडेंस हो गया तब कितना एंट्रोपी में चेंज आया। अब देखो जो एंट्रोपी चेंज होता है वो क्या होता है डेल्टा एच अपॉन टी, डेल्टा एच अपॉन टी के इक्वल होता है। अब देखो आपको जो हीट ऑफ वेपराइजेशन दी हुई है, वेपराइजेशन हीट दी हुई है, मीन्स लिक्विड से वेपर जा रहे हो तब आपको कितनी हीट देनी पड़ रही है 40.66 किलो जूल पर मोल। ओके बट आपने बताना क्या है चेंज इन एंट्रोपी व्हेन, जब आपका 5 ग्राम वाटर कंडेंस हो जाता है, मीन्स आपने अब वाटर से लिक्विड जाना है। जब आप वाटर से लिक्विड जाओगे तब आपके पास 40.66 किलो जूल पर मोल हीट बाहर निकलेगी। सो जो डेल्टा एच होगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा। ओके यही मेन चीज़ है, डेल्टा एच किसके इक्वल हो गया -40.66 इंटू 1000 किलो जूल है ना, उसको जूल में कन्वर्ट करना, डिवाइड बाई टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, सो 373 आ गया। ओके आपने कितना लेना है 5 ग्राम वाटर लेना है, 5 ग्राम लेना है, सो 5 ग्राम है तो इसको आप नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लो, 5 डिवाइड बाई 18। ओके सो आपका जो आंसर आएगा ना वही आंसर पॉजिटिव में भी दिया हुआ है नेगेटिव में भी दिया हुआ है, बट आंसर कौन सा होगा नेगेटिव वाला। आंसर कौन सा होगा नेगेटिव वाला होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे कंडेंस करना है। अगर आप कंडेंस करोगे तो आपकी जो हीट है वो बाहर निकलेगी। ओके सो ये था हमारा आज का टॉपिक। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इरिवर्सिबल के लिए। ओके इरिवर्सिबल में कितना क्या आता है एंट्रोपी चेंज आता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।